दरमियान में हम चीज़ों को लेकर चलेंगे और साथ साथ इसके एनिमेशंस भी हैं वो भी देखेंगे। इजी रहकर पढ़ेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो इस टॉपिक को मुश्किल नहीं बनाना, क्योंकि मैं इस टॉपिक को आम तौर पर 2 से 3 लेक्चर्स में कवर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे राइट आफ्टर दैट टॉपिक जो हमने कल ख़त्म किया था, और वो हमने ये कहा था कि प्यूबर्टी चेंजेस जो हैं वो क्या आते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी चेंजेस के हवाले से हमने डिस्कशन की थी, और जो प्यूबर्टी चेंजेस है उनमें हमने जो है वो ये कहा था कि बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं अगर इसको पीडीएफ में खोलूँ ना तो बेटर है। पीडीएफ में खोल लेते हैं इसको। तो हमने ये कहा था कि प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं ना, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने ख़ास तौर पर कहा था कि फीमेल्स में एक फिनोमिना होता है मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन। ठीक है, अब मेल्स में कोई यूनिक चीज़ स्टार्ट नहीं हो रही। मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन है। अब हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी को यूनिक हो जाएगी। एक सेल होगा, उसमें मियोसिस होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें डबल मियोसिस होगी, और डबल मियोसिस होने के बाद ये स्पर्म्स हो जाएंगे मेच्योर, और मेच्योर होने के बाद वो जो शेप हमने ऊपर डिस्कस की थी स्पर्म की वो बन जाएगी, और उसके बाद जब इजैकुलेशन का टाइम आएगा तो ये इजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये वो फिनोमिना है फीमेल्स में विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसमें होता क्या है बेटा, इसके मैंने आपको दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए थे। एक मैंने आपको कहा था, एक इसमें साइकिल होता है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल होता है जिसमें एग मेच्योरिटी होती है। एग मेच्योरिटी होती है, ठीक है, एग मेच्योर होता है। और दूसरा इसमें होता है यूट्राइन साइकिल, जिसमें यूट्रस की इंटरनल वॉल में चेंज आता है। इंटरनल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ये दो साइकिल हमने साइड बाय साइड पढ़ने हैं, लेकिन अब आपने यहाँ एक बात और जहन में रखनी है, और वो क्या है, वो बेटा ये है कि इनमें एक इंतहाई परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होती है। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन कैसे? वो इस तरह से होती है बेटा कि ये दोनों साइकिल्स जो हैं ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, नो। ये दोनों परफेक्टली साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, और इनके दरमियान में जाहिर सी बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब दो फिनोमेना साइड बाय साइड चल रहे हैं तो उनके दरमियान में कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा। कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन उनके दरमियान में होगा जो कि इन दोनों को साइड बाय साइड चला रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पे सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स नहीं है। हमारी बॉडी में दूसरी टाइप की जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन सी है, आपको अच्छे तरीके से पता है, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है। और इनके दरमियान में जो आपस में कोऑर्डिनेशन है ना बेटा, उस कोऑर्डिनेशन में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा इसमें जो हैं वो मैटर करते हैं इस पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है वो एक हम अपना बोर्ड भी ओपन कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा डायग्राम बनानी पड़ जाए तो वो भी मुश्किल ना हो। ये देखिएगा कि ये जो, हाँ, अब यहाँ पर दो तीन चीज़ों को मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये कि मैंने आपको शुरू शुरू में पढ़ाया था, एक ग्लैंड होता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर बात करें ब्रेन की, ठीक है। मैंने आपको शुरू शुरू में कहा था कि हमारे ब्रेन में एक बड़ा पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, और उस हाइपोथैलेमस के नीचे कुछ कह रहे हैं। नहीं, अच्छा ये पिछला वाला, ये जो जैसा कि जो पिछले जो आपने स्लाइड यहाँ पे अंदर के केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कि हार्मोन्स के थ्रू होती है। हॉर्मोन्स के थ्रू ये दोनों साइकिल्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मतलब इसमें वो नर्व सिस्टम मतलब कि वो इन्वॉल्व नहीं होता। नहीं, इसमें डायरेक्टली नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, समझा। अच्छा, हमने यहाँ पर जो है वो ये पढ़ा था कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और उस हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे एक ग्लैंड मौजूद है, एंड दैट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये आपको याद होगा हमने कहा था कि ये मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये बहुत से ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है,
और उसके बाद अब आइए अगली बात के ऊपर। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि जो मेल है उसके अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेटा होते हैं टेस्टिकल्स, ठीक है, वो टेस्टिकल्स होते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो गोनेड्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये मैं एक ही जगह पर शो कर रहा हूँ। उनमें जो गोनेड्स होते हैं वो ओवरीज होती हैं, ठीक है। दो ओवरीज होती हैं, मैं एक बनाने पर ही इक्तफा करूंगा। एक ही बॉडी के अंदर मैंने दोनों शो कर दिए। अब होता क्या है कि ये जो दोनों गोनेड्स हैं, एक टेस्टिकल है और एक ओवरी है। एक तो हमने कल ये एस्टेब्लिश किया था कि टेस्टिकल्स में बन रहे हैं स्पर्म्स, ठीक है, और ओवरीज में हमने कल ये कहा था कि बन रहे हैं एग। लेकिन उसके साथ साथ जो टेस्टिकल्स और ओवरीज हैं वो एक काम और भी कर रहे हैं बेटा, टेस्टिस में से हार्मोन भी रिलीज होते हैं। ये जो कल हमने हार्मोन पढ़ा है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टिकल्स में से ही रिलीज होता है, ठीक है। ये बॉडी में कहीं और से रिलीज नहीं होता, ये टेस्टिकल्स में से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमने कल जिसको कहा था कल मेल हार्मोन, जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है आफ्टर प्यूबर्टी। और जो ओवरीज हैं उन उनसे जो हार्मोन रिलीज होता है बेटा, उसको हमने कल पढ़ा था एस्ट्रोजन। उनको हमने एस्ट्रोजन पढ़ा था, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां एक बात और ज़हन में रखिएगा कि एस्ट्रोजन और टेस्टिकल्स दीज बोथ हैव अ कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। और वो क्या है कि दीज बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कैसे होता है? वो ये होता है कि अच्छा, इनका कौन-कौन सा कैरेक्टर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है? ये भी एक काबिल गौर बात है ना, कि दोनों दोनों अगर पिट्यूटरी से कंट्रोल हो भी रहे हैं, तो पिट्यूटरी इनके कौन-कौन से कैरेक्टर कंट्रोल करता है? गौर करें कितना कितना कंट्रोल है पिट्यूटरी का इन ऑर्गन्स पे। इनके जो गैमीट फॉर्मेशन है वो भी पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। यानी गैमीट भी पिट्यूटरी के मर्ज़ी से बनाते हैं ये दोनों ऑर्गन्स। खुद नहीं बना सकते, ठीक है। दोनों गैमीट पिट्यूटरी की मर्जी से बनाते हैं। और दूसरा, ये जो हार्मोन प्रोडक्शन है, यानी इनके जो अपने हार्मोन्स हैं वो भी ये किसकी मर्जी से बनाते हैं? ये पिट्यूटरी की मर्जी से बनाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पिट्यूटरी है, ये इन दोनों ऑर्गन्स को इस एंगल से कंट्रोल कर रहा है कि ये गैमीट फॉर्मेशन भी उसी की मर्जी से करते हैं, पिट्यूटरी की मर्जी से, और हार्मोन प्रोडक्शन भी पिट्यूटरी की मर्जी करते हैं। बेटा एक मिनट रुकिएगा। जी। अब ये दोनों काम जो है वो पिट्यूटरी की मर्जी से हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब, अब देखें, गौर करें कि कहाँ अच्छा पिट्यूटरी। इसका जी। अच्छा इसका बता सकते हैं कि मतलब कि वो जो है ओवरी को भी वो कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी हम्म ग्लैंड हम्म ग्लैंड हम्म हम्म ठीक है। तो मतलब कि वो कंट्रोल क्या करता है कि कितना प्रोड्यूस होगा। कब प्रोड्यूस होगा और कितना होगा। अच्छा ठीक है। और ये मतलब कि अब गौर कनेक्शन जी। किसके थ्रू होता है? ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होती हाँ, है नहीं? केमिकल केमिकल, ये नर्वस नहीं है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब वो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो ये दोनों काम करवा रही है, कौन कौन से? एक गैमीट प्रोडक्शन और दूसरा हार्मोन प्रोडक्शन। वो दो हार्मोन्स हैं बेटा जो कि पिट्यूटरी से निकलते हैं, और वो दोनों डिफरेंट काम करते हैं। गौर कीजिएगा, एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं FSH। इस हार्मोन को कंप्लीटली कहा जाता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, और ये बेसिकली गैमीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, गैमीट प्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए, दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, LUTENIZING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन को कंट्रोल, ठीक है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हार्मोन जो हैं, ये दोनों हार्मोन जो निकले हैं, ये इन दोनों ने एक्ट करना है टेस्टिकल्स और ओवरीज के ऊपर। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अब जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपने ओवरी के ओवरी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है ना, अब जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द डायरेक्ट कनेक्शन विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब आ जाइए, अब हम जरा इसको टेक्निकली पढ़ते हैं, तो इस केस में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो वो तमाम सब कुछ हमने पढ़ लिया, वो सब कुछ एक साइड पे हो गया। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। उसके बाद हम दोबारा वही बातें जो हमने दूसरे पेज पर की हैं, ये वाली सारी बातें वहां अप्लाई करेंगे। बेटा, होता कुछ यूं है कि मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस क्या कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन है, इट इज मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड और मेंसेस फ्रॉम द यूट्रस वाया द विजाइना। ये हर 28 डेज के बाद यूट्रस में से ब्लड के रिलीज को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है। ब्लड क्यों रिलीज होता है? वाई द ब्लड रिलीजेस फ्रॉम द यूट्रस? क्या ऐसा नया काम हुआ? क्योंकि वैसे तो नॉर्मल थी यूट्रस, 28 डेज तक यूट्रस नॉर्मल रही, कोई ब्लड नहीं हुआ। तो 28th डे पे जाकर ये ब्लीडिंग क्यों शुरू हुई? क्या ऐसा होता है? होता बेटा ये है कि ये जो यूट्रस की इंटरनल वॉल है, इसको किया जाता है थिक। और इंटरनल वॉल को मैंने कल भी आपको कहा था कि ये नेम आपने नहीं भूलना, एंडोमेट्रियम जो है, इसको पहले किया जाता है थिक। थ्रू आउट द 28 डेज इसको थिक किया जाता है। इसको थिक क्यों किया जाता है? और कीजिए बेटा, इसको थिक करने का मकसद होता है प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी। प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा इस बात का कि जो देखें, यूट्रस जो है उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि स्पर्म आ रहा है या नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी तभी होनी है जब स्पर्म ने आना है, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद प्रेगनेंसी होगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और यूट्रस रेडी नहीं है, तो एम्ब्रियो जाया हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और यूट्रस रेडी नहीं है, तो एम्ब्रियो जाया हो जाएगा। यूट्रस ने करना क्या होता है? मैंने कल आपको यूट्रस का उर्दू में भी तर्जुमा बताया था। यूट्रस इज द बेबी कैरियर। 9 मंथ्स बेबी ने जिस एरिया में रहना होता है, वो यूट्रस है। ठीक है। अब बेबी जो है वो आम तौर पर 2 to 4 kgs का होता है। अब जब तक आप इसको तैयार नहीं करेंगे, थिक नहीं करेंगे, तब तक ये यूट्रस रेडी नहीं है बेबी को इम्प्लांट करने के लिए, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए, एम्ब्रियो को कैरी करने के लिए। लिहाजा आप हर 28 डेज में इसको अच्छा, थिक करते हैं। एम्ब्रियो से आपका मुराद मतलब स्पर्म है ना? नो 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 बेटा, एम्ब्रियो इज स्पर्म प्लस एग। इनकी जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद बनता है जाइगोट। और जाइगोट में जब माइटो, ये तो बताया था मैंने आपको, जाइगोट में जब माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, तो उसको आप कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूट्रस है, ये थिक की जाएगी। ठीक है। यूट्रस थिक की जाएगी फॉर एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी। लेकिन यहां से यूट्रस के दो रास्ते निकल सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो यूट्रस जिसको आपने थिक किया था, ये यूट्रस पूरी की पूरी फॉल ऑफ हो जाएगी। और ये फॉल ऑफ होगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसको आप कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग जो है, ये फॉल ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो आपको ये बात पता है कि इसके बाद जो है, वो यूट्रस को, मैं अब आपको एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाए, तो फिर यूट्रस और थिक की जाती है। मतलब फिर उसको उतनी थिकनेस पे नहीं छोड़ा जाता, और थिक की जाती है। ठीक है। अब ये थिक कैसे की जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा, यहाँ पर दो फिनोमिना यूज किए जाते हैं इसको थिक करने के लिए। एक फिनोमिना होता है विच इज कॉल्ड एज वेस्कुलराइजेशन। वेस्कुलराइजेशन होता है इंक्रीज ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीजिंग द ब्लड वेसल्स। ठीक है। ये बीवी से मुराद ब्लड वेसल्स है। ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरा, वो है मस्कुलराइजेशन।
मस्कुलराइजेशन मतलब आप इस जगह पर अंदर की साइड पर मसल्स भी इंक्रीज करते हैं, मसल सेल्स या मसल टिश्यू जो है उसको भी इंक्रीज किया जाता है। मसल टिश्यू इंक्रीजेस, और अब जब मसल टिश्यू इंक्रीज हुआ और ब्लड वेसल्स इंक्रीज हुए, वो थिक होती गई, फर्टिलाइजेशन हुई तो प्रेगनेंसी और मजीद थिकनिंग, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फॉल ऑफ। ठीक है, और ये प्रोसेस फिर, अब देखिए गौर कीजिए, ये प्रोसेस फिर जब एक दफा फॉल ऑफ हो जाता है तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। एरो जरा लंबा चला गया, ये प्रोसेस फिर से जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि वो प्रोसेस जो कि दोबारा से स्टार्ट हो उसी स्टेप से जिससे वो पहले स्टार्ट हुआ था, उसको आप साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलता है, इसी वजह से हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब आपने ये जो अभी इस वक्त मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन बताई है ना, इसमें आपने सिर्फ यूट्राइन साइकिल पढ़ा, यहाँ पे ओवरी का तो नाम ही नहीं आया, ओवरी का तो नाम ही नहीं आया। अब क्या करेंगे, ये तो बड़ा मसला हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब बेसिकली ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल दोनों है। तो यूट्राइन साइकिल तो मैंने आपको एक छोटे से बता दिया, ठीक है, अभी इसकी डिटेल मजीद आगे आनी है। लेकिन ओवेरियन साइकिल की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर आएगी, तो आप चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द नीड ऑफ थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। उसके बाद है व्हाट मेक्स द एंडोमेट्रियल वॉल थिकन। ये है वो सवाल जो अब हम आगे इस चीज का जवाब देंगे। मेनली इसका जो जवाब है वो हॉर्मोन्स है, वेस्कुलराइजेशन है। ठीक है, हार्मोन ही करवाते हैं ये काम, वेस्कुलराइजेशन भी करवाते हैं और उसके साथ साथ मस्कुलराइजेशन भी करवाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिट्यूटरी का पढ़ाया था वो अब यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस विद इन द ओवरी एंड यूट्रस कॉज द एंडोमेट्रियल वॉल टू गेट थिकन। दिस फिनोमिना रिपीट्स आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी मंथ एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है बायोकेमिकल चेंजेस। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है बायोकेमिकल चेंजेस। क्यों भला? उसकी वजह ये है कि अब जो आगे हम पढ़ने लगे हैं वो यही चीज पढ़नी है कि बायोकेमिकल चेंजेस क्या आते हैं बॉडी में। देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर हमने ओवरी को किया हुआ है मैग्नीफाई। ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। होता क्या है कि जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल क्या होती है बेटा? फॉलिकल असल में कल हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि जब फीमेल पैदा होती है तो वो अपने साथ वो तमाम एग्स लेकर पैदा होती है जो उसकी लाइफ में बन सकते हैं। 70,000 का फिगर मैंने ऑलमोस्ट आपको बताया था। ठीक है, इसका मतलब है फीमेल के पास सारे स्पर्म्स हैं, सारे सॉरी फीमेल के पास सारे एग्स हैं, लेकिन वो सारे क्या हैं? इमेच्योर एग्स हैं। इमेच्योर एग्स हैं, और ये सारे इमेच्योर एग्स कहाँ पड़े हुए हैं? ये सारे इमेच्योर एग्स एक सेल्स के, यूं कह लीजिए कि एक सेल्स के सेल्स, कुछ सेल्स इनको सराउंड कर रहे हैं। यानी ये जो है वो आउटर बाउंड्री है, और अंदर ये जो पड़ा हुआ है बेटा ये एग है। ठीक है, इमेच्योर एग है। ये जो आउटर बाउंड्री है बेटा इसको आप कहते हैं फॉलिकल, फॉलिकल सेल्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉलिकल है असल में उसने सराउंड किया हुआ है इमेच्योर एग को, इमेच्योर एग को उसने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, फॉलिकल सेल्स ने। अब होगा क्या, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये जो पिट्यूटरी से आया है, ये सबसे पहले फॉलिकल को मैच्योर करना शुरू करता है। ठीक है, ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ है आपको फॉलिकल, और यहां से एरो देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल की डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि ये इमेच्योर फॉलिकल है, इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है तो प्राइमरी फॉलिकल बनती है, और जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है तो इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है। जब ये मैच्योर हो रही होती है तो उस दौरान फॉलिकल सेल से, अब बेटा बहुत गौर से बात सुनिएगा मेरी आप, जिस वक्त इसके ऊपर आके एक्ट किया किसने? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, और इसको मैच्योर करना शुरू किया, तो इस दौरान इससे कुछ हार्मोन, इससे हार्मोन निकलता है फॉलिकल सेल से, एग से नहीं, फॉलिकल सेल से हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? एक तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में लेकर आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, वो जिनकी कल बात हो गई थी। दूसरा, ये यूट्रस को थिक करना शुरू करता है, यूट्रस थिकन्स। अब यहां पर आपने दो तीन बातें बहुत गौर से सुननी है। नंबर वन, और कीजिए, एस्ट्रोजन कहां से रिलीज हो रहा है? फॉलिकल के सेल्स से। ठीक है,
फॉलिकल के सेल्स जब मैच्योर होना शुरू होंगे तो ये एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रोजन तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक फॉलिकल मैच्योर होना शुरू नहीं होगी। जब फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो जाएगी तब एस्ट्रोजन ने रिलीज होना है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तब आना शुरू होने। ठीक है, तो इसलिए जब तक पिट्यूटरी नहीं ऑर्डर देगा, जब तक पिट्यूटरी नहीं क्लेम करेगा कि भाई अब एफएसएच रिलीज होना शुरू हो गया है, एफएसएच फॉलिकल को मेच्योर करना शुरू करेगा। फॉलिकल एक तो अपना एग डेवलप करना शुरू करेगी और दूसरा वो जो फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करना शुरू करेगी। अब ये एस्ट्रोजन जो है, मैंने आपको क्या बताया, कल जो कैरेक्टर पढ़े थे फीमेल्स के वो भी डेवलप होंगे। और दूसरा ये कि यूट्रस की लाइनिंग, गौर कीजिए, फॉलिकल फॉलिकल जो है वो क्या सिक्रीट करना शुरू करती है, एस्ट्रोजन। अभी मैंने आपको बताया ना कि फॉलिकल के सेल्स जो हैं, ये फॉलिकल के सेल्स हैं, ये वाले, ये फॉलिकल के सेल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। तो फॉलिकल के सेल जब एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं तो ये यूट्रस जो है, देख लीजिए, इसकी थिकनिंग स्टार्ट हो गई। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है, गौर करें, इससे आपको सिंक्रोनाइजेशन पता लग रही है बेटा। सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि असल में हुआ ये है कि पिट्यूटरी ने सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल को छेड़ा है। पिट्यूटरी ओनली एक्टिवेटेड द फॉलिकल। फॉलिकल किसको एक्टिवेट कर रही है, यूट्रस को। तो इसका मतलब है, अब फॉलिकल किधर है, फॉलिकल तो है ओवरी में, ये ओवरी है, ये पूरी ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जाहिर है जहां एग होगा वो वहीं पर फॉलिकल होगी ना, क्योंकि फॉलिकल ने एग को सराउंड किया हुआ है। तो जो फॉलिकल है वो तो है ओवरी में, लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रही है जो यूट्रस को थिक कर रहा है। ठीक है, एक आखिरी बात, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेता हूं। फॉलिकल मेच्योर होते होते फॉलिकल के कुछ सेल्स जो हैं वो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस भी बना देते हैं। गौर करें, ये फॉलिकल है इमेच्योर, ये जब मेच्योर हो रही है तो उसके अंदर जो है वो एक फ्लूइड भी बनता जा रहा है। वो फ्लूइड क्या है वो देखते हैं अभी। अब आप मुझे बताइए कि आपको जो है वो समझ आया कि नहीं आया यहां तक। तो समझ आ गया, मतलब कि जितना भी है साथ साथ लिख रहा हूँ, मतलब कि समझ आ गया। अच्छा, इसका FSH का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपको वहां पे MS टीम्स पे आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, वहां पे मैंने मेंशन भी किया। वो किधर गया, अच्छा, ये रही है, एक वो LS भी आपने बताया, LS ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ले जी आगे चल जी, कुछ कह रहे हैं। LH का भी आपने बताना है या जी जी, उसको वो मैंने छोड़? बताना है, अभी वो बताना है मैंने। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रोजन अगला काम क्या करेगा। देखिए अभी तक हमने एस्ट्रोजन के दो तीन फंक्शन पढ़े हैं। एक ये कि ये फॉलिकल से रिलीज होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाएगा। दूसरा ये कि ये यूट्रस को थिक करेगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गई है ओवरी के ओवेरियन साइकिल में और यूट्राइन साइकिल में। अब अगली बात पर आइए, साथ ही एस्ट्रोजन, अब ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, इस पे गौर करना है आपने। ये जो एस्ट्रोजन है ये पिट्यूटरी के पास वापस भी जाता है। तीसरा काम, एक, दो, और अब तीसरा काम जो ये है, ये जाके पिट्यूटरी के पास जाकर उसके, पिट्यूटरी जब एस्ट्रोजन को फील कर लेता है तो वो एफएसएच को ब्लॉक करवा देता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है, मेरी आवाज ठीक आ रही है बेटा? हाँ जी, आवाज़ तो बिल्कुल आ रही है। ओके, क्योंकि उसको पता है कि अब एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है फॉलिकल मैच्योर हो गई है। एफएसएच का सिर्फ क्या मकसद था, फॉलिकल मैच्योर करनी थी। फॉलिकल मैच्योर होकर एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू हो गई। अब जब उसने एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर दिया, इसका मतलब यह है कि बस अब एफएसएच मजीद भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉलिकल मैच्योर हो गई है। लिहाजा यहां पर एस्ट्रोजन ही, फॉलिकल का जो हार्मोन एस्ट्रोजन है वही एफएसएच को बंद करवा देगा कि मजीद फॉलिकल स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप द हार्मोन। पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना बंद कर देगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा बेटा, ये फॉलिकल मेच्योर होगी और फॉलिकल मेच्योर होकर ऑलमोस्ट, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट डे पर जो आफ्टर एक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उसके बाद जो अगला साइकिल स्टार्ट होगा उसके फर्स्ट डे पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ था। तकरीबन ऑलमोस्ट 12 टू 14 डे पर क्या होगा, एग रिलीज होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यहां पर फॉलिकल रप्चर हो जाएगी।
फॉलिकल असल में रप्चर कैसे होती है, गौर करें। ये जो फॉलिकल है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज हो जाती है ओवरी की वॉल से। ये देखें, ये ओवरी की वॉल है, ओवेरियन वॉल। अब ये ओवेरियन वॉल से जैसे ही ये फॉलिकल अटैच होती है ना, तो फौरी तौर पर यहां पर एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है और साथ ही एग रिलीज हो जाता है। बेटा, एग रिलीज के प्रोसेस को आप कहते हैं ओव्यूलेशन। एग रिलीज होके कहाँ जा रहा है, ये मैं अब आपको यहाँ पर बताता हूँ ताकि हमारी ये कंटिन्यूटी ना टूटे। यहाँ पर इसको रोकना जो है वो गलत है। बेटा, ये जो ओवरी है, ये सारा प्रोसेस इस ओवरी में हुआ है, ठीक है। ये छोटी सी फॉलिकल थी, फिर उसके में प्राइमरी फॉलिकल बनी और एंड पे ये ग्राफियन फॉलिकल बनी जिसके अंदर फ्लूइड भी मौजूद था। उसके बाद ये जो है ये यहाँ आकर फ्यूज हो गई और एग यहाँ से रिलीज हुआ। यहाँ पर बेटा ओविडक्ट है आगे। ओविडक्ट के ना कुछ आगे वो होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एग के रिलीज को फील कर लेते हैं, तो ये बकायदा जस्ट लाइक अ हैंड ये एग को कैप्चर करते हैं। इनको वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इनको फिम्बरी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो एग है, ये यहां से फिम्बरी के थ्रू किस में एंटर हो जाता है, ओविडक्ट में। अब जब ये ओविडक्ट में एंटर होता है तो ये सिर्फ यही नहीं करता, ठीक है। बेसिकली ना, ये काम कौन करवाता है, एग को सपोर्ट कौन करता है। एग के रिलीज के फौरन बाद यहां पर अब एक फिनोमिना और स्टार्ट होना है, और वो क्या है, ये देखिए। जैसे ही एग रिलीज होगा तो एग का रिलीज होना पिट्यूटरी से एक और हार्मोन रिलीज करवाएगा, या यूं कह लें कि पिट्यूटरी से निकला हुआ एक हार्मोन एग को रिलीज करवाएगा। यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ है, ये एक काम करेगा। सबसे पहले ये ओव्यूलेशन करवा देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि असल में जो हमने अभी ओव्यूलेशन का प्रोसेस पढ़ा है वो इसकी वजह से ओव्यूलेशन जो है वो एलएच की वजह से हुई है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच ने क्या किया, एग को रिलीज करवा दिया। उसके साथ ही ये एलएच जो है ये इस फॉलिकल को सपोर्ट करेगा। फॉलिकल मस्ट बी सपोर्टेड। हालांकि ये रप्चर हो गई है, लेकिन फॉलिकल जो है ये सपोर्ट होगी किसके जरिए, एलएच ही फॉलिकल को भी सपोर्ट करेगा। यानी इसका मतलब है ये दो काम कर रहा है। एक काम ये कर रहा है कि ये ओव्यूलेशन करवा रहा है, दूसरा ये फॉलिकल को सपोर्ट कर रहा है। अब फॉलिकल को सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, हालांकि उसने तो एग रिलीज कर दिया, उसका काम तो था एग बनाना। लेकिन आपको याद होगा अभी हमने पिछली वाली डायग्राम में देखा है कि इसमें सिर्फ एग नहीं होता बल्कि इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट भी था। बेटा, इस फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट में क्या होता है, इस फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल्स में, जिसको आप प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फॉलिकल बर्स्ट होगी तो इसमें से सिर्फ एग नहीं निकलेगा, बल्कि ये जो आपको स्मोकी स्मोकी सी डायग्राम नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन है। ये प्रोजेस्टेरॉन है और ये प्रोजेस्टेरॉन अब इसकी अ, जो जिसको आप कहते हैं ना कि फर्दर थिकनिंग करेगा। जितनी थिकनिंग एस्ट्रोजन ने करनी थी कर दी। अब जो फर्दर थिकनिंग है, जो असल थिकनिंग है, वो अब शुरू हुई है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने है, जिसको मैं अभी पिछले लेक्चर किस में कह रहा था, अभी लेक्चर में मैं आपको कह रहा था मस्कुलराइजेशन और वेस्कुलराइजेशन वो अब शुरू हुई है। पहले तो रिपेयर चल रहा था, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग, क्योंकि ब्लीडिंग के बाद जो है वो यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो हो जाती है, काफी ज्यादा वुंडेड हो जाती है, तो एस्ट्रोजन उसको रिपेयर कर रहा होता है। असल थिकनिंग तब शुरू होगी जब यहां से एग रिलीज हो जाएगा और साथ ही उसके पीछे पीछे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉलिकल को सपोर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना है तब तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना जरूरी है। ये जो आपको प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और जब ये एग रिलीज हो जाता है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन को फिर आप क्या कहना, सॉरी, जब ये एग रिलीज हो जाता है तो फॉलिकल को फिर आप क्या कहना शुरू कर देते हैं, फॉलिकल को आप कहना शुरू कर देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि ये सेपरेट हो जाता है ना, गौर करें। ये एक दफा फ्यूज हुआ, एग रिलीज हो गया। फ्यू एग
एग वापस भेजने के बाद, एग बाहर भेजने के बाद अब ये इससे डिटैच हो जाएगी ओवेरियन वॉल से, क्योंकि ये ओवेरियन वॉल से फ्यूज हुई थी इस जगह पर। अब ये ओवेरियन वॉल से डिटैच हो जाएगी। ओवेरियन वॉल से डिटैच होने के बाद आप इसको क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर किसको सपोर्ट किया जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट किया जाएगा। यानी अगर मैंने यहां पर ये फॉलिकल लिखा है ना, तो असल में ये फॉलिकल नहीं है, ये असल में कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब ये जो फॉलिकल है ये एग रिलीज करने के बाद ओवेरियन वॉल से डिटैच हो जाती है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बेटा मुस्तकिल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, मुस्तकिल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये वो जो हमने कहा था कि हिप ब्रॉड हो जाते हैं फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद, वो प्रोजेस्टेरॉन करवाता है। और दूसरा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो है वो भी प्रोजेस्टेरॉन करवाता है, बेसिकली एस्ट्रोजन नहीं करवा रहा होता, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट प्रोजेस्टेरॉन करवाता है। और वो प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ और सिर्फ कब रिलीज होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल अभी साइकिल। आपने कहा था कि जो होता है वो करवा रहा होता है, मतलब कि एस्ट्रोजन जो होता है वो सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ा रहा होता है, अभी आपने हाँ कहा जी, था। तो मेरा मतलब वो प्रोजेस्ट मैंने जो कहा, हाँ मैं आपको बताता हूँ, वो जो स्टेटमेंट है उसमें कोई शक नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन के बगैर भी एस्ट्रोजन फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेगा, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस टेंडेंसी के साथ और जिस पोटेंसी के साथ प्रोजेस्टेरॉन उन कैरेक्टर्स में इंक्रीज लेकर आता है, एस्ट्रोजन उस टेंडेंसी और उस पोटेंसी के साथ इंक्रीज नहीं ला सकता। बेसिकली एस्ट्रोजन का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्रिएट करना, या उनको स्टार्ट करना, या उनको जो है वो इनिशिएट करना, बिगिन करना। उसमें जो इंक्रीज लेकर आना होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। उसके अंदर मजीद ग्रोथ लाना, उनको मेच्योर करना, वो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। तो ये दोनों काम करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल बेकार है, एस्ट्रोजन के बगैर प्रोजेस्टेरॉन भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली असल हार्मोन जो इनिशिएट करता है, जो बिगिन करता है, वो एस्ट्रोजन है। और एक और बात सुनिएगा, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है राइट आफ्टर बर्थ, बर्थ के टाइम से रिलीज हो रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है प्यूबर्टी में आके। तो इसका मतलब है इनिशियली जो कैरेक्टर्स बनाए हैं वो सारे एस्ट्रोजन ने क्रिएट किए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आप यहां पर गौर करें, प्रोजेस्टेरॉन अब रिलीज हो रहा है। अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होकर इसको थिक किए जा रहा है। ठीक है, ये कब तक रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है देखें। एक तो ये कि ये इसको थिक करेगा, दूसरा ये कि इट वुड कीप द एंडोमेट्रियम इन इट्स प्लेस। ये जो थिक की हुई है ना, क्योंकि जो थिक की है वो तो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम है ना, वो ओरिजिनल एंडोमेट्रियम नहीं है, वो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम है। तो इट वुड कीप द एंडोमेट्रियम इन इट्स प्लेस। जो नई बनाई है ना, उसको अपनी जगह पर सपोर्ट करने के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन ही काम करेगा। इसका मतलब ये है कि एक तो ये इसको थिक करेगा, दूसरा उसको सपोर्ट भी देगा। अब आप यहां से एक और गैस लगा सकते हैं कि अगर प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाता है तो क्या होगा? जी बताइए। अगर प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाता है तो मतलब कि सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नहीं होंगे। नो 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 नो, एक मिनट एक मिनट, ये नहीं। प्रोजेस्टेरॉन ने तो, देखें, ये आप थोड़ा सा इधर उधर चले गए। प्रोजेस्टेरॉन ने हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होना है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, इसका मतलब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनाता रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरॉन एकदम बंद हो गया तो क्या होगा? अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसने रिलीज होना है, ये छोड़ दें। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर वो बंद हो जाता है तो क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब कि यूट्रस लाइनिंग थिक नहीं होगी। यूट्रस लाइनिंग थिक नहीं होगी, उसकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी, उसका फॉल शुरू हो जाएगा, वो फॉल होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है अब अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग अपनी जगह पर है तो वो किसकी वजह से है? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन खत्म हुआ, एंडोमेट्रियल लाइनिंग वहीं से फॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब है दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। और यहां पर इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट एलएच कर रहा है। बहरहाल होता क्या है कि अब ये देखिए, एग जो है
वो ओव्यूलेशन के बाद ओविडक्ट में आ गया। ठीक है, ओविडक्ट का एक और नाम भी मैंने कल ही आपको लिखवाया था, फेलोपियन ट्यूब होता है। अब यहाँ से ये ओविडक्ट में एंटर होता है। ओविडक्ट में एंटर होने के बाद ये ऑलमोस्ट 14th डे पर ओविडक्ट में एंटर होता है और 24 टू 48 आवर्स वेट करता है। क्या मतलब है? 2 डेज वेट करता है, 16th डे तक वेट करेगा। ये वो टाइम होता है बेटा जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्टाइल पीरियड कहते हैं। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब तक एग प्रॉक्सिमल एंड पर रहेगा तब तक चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के। अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, जब तक एग प्रॉक्सिमल एंड पर रहेगा उसको आप फर्टाइल पीरियड कहते हैं। उससे पहले और उसके बाद कौन सा पीरियड होता है? इनफर्टाइल, यानी यहां से यहां तक इनफर्टाइल है और यहां से लेकर यहां तक इनफर्टाइल है। ये सिर्फ छोटा सा फेज है जिसमें फर्टाइल पीरियड है। अच्छा, एक और बात अब आपको बताता हूं। sperm can stay in female body, sperm can stay in female body around कब तक? 3 days, 3 दिन तक रह सकते हैं। इसका मतलब है अगर स्पर्म लोड किए जाते हैं 13वें दिन पे तब भी फर्टिलाइजेशन का चांस है, 12वें दिन पे अगर लोड किए जाते हैं तब भी फर्टिलाइजेशन का चांस है, इवन 11वें दिन पे अगर लोड किए जाते हैं तब भी फर्टिलाइजेशन का चांस मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद 14वें दिन पे तब भी चांस है, 15वें 16वें। ये मतलब अगर एग 14th डे पर रिलीज होता है और 16th डे तक रहता है तो ये काफी दिन हैं जिसके दौरान अगर स्पर्म लोड किए जाते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद या उससे पहले नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसको कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है भाई, जो एग है वो, अच्छा जी, अच्छा, ये सारा कुछ समझ आ गया, बस एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहा ना, वो एक दफ़ा मुझे दोबारा से बता दें कि एस्ट्रोजन कब कब रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरॉन कब 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 ये सारा रिलीज कुछ होता है? ये सारा कुछ आएगा। मैंने आपको ना ये ग्राफ पढ़ाना है अभी, ये वाला ये ग्राफ, इसमें सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये सारा ग्राफ आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। एक दफा साइकिल खत्म कर लें क्योंकि फिर ये कहीं इधर से हमारे जहनों से ये चीज महव ना हो जाए, रिमूव ना हो जाए। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब आप जरा देखिए कि बेटा आपने माइक बदला है, मेरी हैंड फ्री तो नहीं खराब हो गई? क्योंकि मुझे एक कान से आवाज आ रही है। आपके माइक में चेंज है या मेरी हैंड फ्री खराब है? और मतलब कि हैंड फ्री चेंज की है। एक अच्छा सेकेंड। ठीक। अब आपको उससे आवाज़ आ रही है जोर से? राइट से ही आ रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा, काम खराब हो गया। क्या अच्छा जी। आपकी खराब है? तो मैंने हैंड फ्री चेंज कर दी, पुरानी वाली भी करो। ना करो, चले बहरहाल ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब क्या है कि अगर फर्ज करें कि 16th डे भी क्रॉस हो गया, ये जो डेज है ना, ये तो डेज है, ये फर्टाइल पीरियड के डेज फीमेल टू फीमेल डिफर करते हैं। ठीक है, ये जो डेज होते हैं ये जरूरी नहीं है कि 12th डे पर ही रिलीज हो या 14th डे पर ही ओव्यूलेशन हो, 11th डे पे भी हो सकती है, 11 से मुख्तलिफ फीमेल्स में 11th डे से 17th डे तक भी ओव्यूलेशन हो सकती है। ठीक है, मतलब ये डेज वेरी करते हैं, लेकिन एक दफा फर्टाइल पीरियड गुजर गया, एग ने 48 आवर्स गुजार लिए, अब एग आगे को मूव करना शुरू करता है। और जब एक दफा एग ने आगे को मूव करना शुरू कर दिया फेलोपियन ट्यूब में, यानी ओविडक्ट में, जब एग फॉरवर्ड मूव करना शुरू होता है तो इसमें फिर क्या शुरू हो जाता है? इसमें फिर शेल हार्ड हो जाता है। शेल हार्ड हो जाता है और शेल हार्ड होने की वजह से अब यहां पर आकर जो है, यानी यहाँ से आगे जो है, अब आगे नो फर्टिलाइजेशन, कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और अब आगे आप कह सकते हैं कि जब एग यहाँ तक आता है तो एग केमिकल मैसेजिंग करता है, केमिकल मैसेंजर होता है, एग से रिलीज होता है, जो पिट्यूटरी को कहता है कि स्टॉप द एलएच।
केमिकल मैसेज जो है वो पिट्यूटरी तक जाता है कि स्टॉप दी एलएच, जो कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट कर रहा था उसको स्टॉप कर दो। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम की सपोर्ट खत्म होती है, कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता है, इसका मतलब है क्या खत्म हो गया? वो आपका प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया। प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया, और प्रोजेस्टेरॉन के खत्म होते ही यहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये कई रीजंस की वजह से वो हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, ड्यू टू मेनी रीजंस इट कैन बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, कोई मेडिकेशन है राइट आफ्टर और प्रेगनेंसी। अच्छा, एक और आपने कहा 17 डे तक फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा है 11 डेज सिर्फ उधर तक आने में लग जाते हैं, मतलब कि जहाँ तक मैं आप जहाँ तक एलएच मैं स्टॉप आप होता है। गौर कीजिएगा बात के ऊपर। जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो है ओव्यूलेशन वो 14th डे पर होती है, स्टे करेगा 16th डे पे, आगे आते आते इसको 28th डे पर ये आगे यहाँ पहुँचता है, 28th डे पर यहाँ पहुँचता है। ठीक है, और 28th डे पर यहाँ पहुँचकर उसके बाद ये एलएच को स्टॉप करवाता है। मैंने जो अभी बात की थी ना, वो मैंने कहा था वेरिएशन इन द डे ऑफ ओव्यूलेशन, यानी फीमेल्स में ओव्यूलेशन का डे जो मैं अभी तक आपको 12th डे या 14th डे बता रहा हूं ना, ये जरूरी नहीं है, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर वेरी कर जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी डिले भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, ये सारा कुछ, ये जो बहुत से फैक्टर्स हैं, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, उसमें स्ट्रेस भी हो सकता है इवन। ठीक है, उसमें कोई डाइट हो सकती है, उसमें कोई स्पोर्ट हो सकती है, उसमें कोई मेडिकेशन हो सकती है, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग उससे वो हो सकता है। ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस हो सकती है, और ये एंड तक आते आते ज्यादा दिन भी ले सकता है, कम दिन भी ले सकता है। तो अब आइए, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन दिखाई हुई है इन्होंने, गौर करें। इन्होंने आपको यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन दिखाई हुई है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल को वो किया, मैच्योर किया। फॉलिकल ने मैच्योर होकर एस्ट्रोजन रिलीज किया। एस्ट्रोजन से एक तो यूट्राइन लाइनिंग का रिपेयर स्टार्ट होता है। देखें, एस्ट्रोजन का ना असल में काम थोड़ी बहुत थिकनिंग होता है, थिक करता है एस्ट्रोजन, लेकिन उसके साथ साथ रिपेयर भी करता है। रिपेयर क्यों करता है? क्योंकि पहले वाला जो मेंस्ट्रुएशन हुई होती है उससे अच्छी खासी वुंडेड होती है यूट्रस, तो उसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन उसको रिपेयर करता है। रिपेयर करने के बाद एक फिर उसके बाद क्या होता है कि जब एक दफ़ा एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टॉप करवा देता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब स्टॉप हो जाता है तो साथ ही एक और हार्मोन रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये एक तो एग रिलीज करवाता है, दूसरा ये कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम अपनी जगह पर रहे, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहे। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और ये मजीद थिक कर देता है यूट्राइन लाइनिंग को। और यूट्राइन लाइनिंग को जब ये थिक कर रहा होता है तो ये ऑलमोस्ट, अब आप देख लीजिए डेज काउंट कर लें, यहाँ पर 28th डे तक यही फिनोमिना होना है। प्रोजेस्टेरॉन इसको थिक करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अल्टीमेटली जैसे ये ब्रेक डाउन होगा, ये सारी की सारी वॉल फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितना पार्ट है बेटा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, इसको आप इनफर्टाइल पीरियड कहते हैं, इनफर्टाइल पीरियड। लेकिन ये जो है, इसमें अगर ओव्यूलेशन 11th डे पर हुई है तो फर्टाइल पीरियड सिर्फ 13th डे तक है। अगर ओव्यूलेशन 12th डे पर हुई है तो फर्टाइल पीरियड सिर्फ 14th डे तक है। अगर ओव्यूलेशन 13th डे पर हुई है तो फर्टाइल पीरियड सिर्फ 15 डे तक है। तो इस तरह से चलेगा। कहने से मुराद ये है कि फर्टाइल पीरियड 2 दिन का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बाकी पीरियड इनफर्टाइल होगा। फर्टाइल पीरियड से मुराद ये जब फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको आप कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि एक तरफ ओवरी में चल रहा है, ये जो ऊपर वाला साइकिल है ये सारा ओवरी में चल रहा है, और ये यूट्रस में चल रहा है। तो ये होगा ओवेरियन साइकिल, और ये यूट्राइन साइकिल। जी बेटा, वो जो आप समरी कह रहे थे वो हो गई।
हाँ जी होगी। अच्छा, एस्ट्रोजन जो होता है वो मतलब कि हाँ आपने एक तो बताया हुआ है कि वो रिलीज मतलब कि सबसे पहले जब वो यूट्रस लाइनिंग को रिपेयर करता है हाँ तब वो हाँ हाँ। कहाँ से रिलीज हुआ होता है? वो फॉलिकल के सेल से, फॉलिकल के नहीं, सेल से रिलीज हो रहा है, ये देखें। फॉलिकल्स के सेल तो बाद में नहीं होते। अच्छा, सिंक्रोनाइज्ड है। अच्छा ठीक है। फॉलिकल के जो सेल्स है ना, ये कब एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू करते हैं? जब एफएसएच आ जाता है। एफएसएच आ गया, एफएसएच आकर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल फौरन ही एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देगी और एस्ट्रोजन फिर इसको रिपेयर करना शुरू करेगा। तो ये पूरा ठीक है, सबसे सिंक्रोनाइज्ड पहले। है। हाँ ठीक है, सबसे पहले एफ एस एच आएगा, ठीक है, उसके बाद हाँ जी। एस्ट्रोजन। ठीक है, समझ आ रही है। अब ये देखिए, ये एक और हमें एक और सिंक्रोनाइजेशन ग्राफ जो है, ये बेटा आपको फिल ब्रेडफील्ड से मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको फिल ब्रेडफील्ड से मिल जाएगा। एक दो डायग्राम्स ऐसी भी हैं जो मैंने आपके वाले मैटर्स के एडिशन से निकाली हुई हैं। ये बहुत कंपाइल्ड किस्म की प्रेजेंटेशन है ये वाली। अब यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट डे फर्स्ट डे पर एफएसएच रिलीज होना शुरू हुआ। जिस वक्त एफएसएच पीक पकड़ रहा है बेटा, उसके थोड़ी देर बाद ही एस्ट्रोजन की पीक हो रही है। ठीक है, और जिस वक्त एस्ट्रोजन पीक पकड़ रहा है उस टाइम पर एफएसएच फॉल हो रहा है। क्यों भला? क्या वजह? मतलब कि एस्ट्रोजन मतलब कि एफ एस एच जब जाएगा तो फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होगा। उसके बाद ओके, जब एस्ट्रोजन मतलब कि क्या आपका एस्ट्रोजन सवाल है, क्या आपका सवाल। एस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज का कोई ताल्लुक है कि एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको कोई फर्क पड़ेगा? क्या मैंने ऐसी कोई बात की थी? हाँ जी, की थी आपने कि एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है ना, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है जब वो उसके पास जाता है और फिर वो एफ एस एच जो होता है वो रिलीज करना बंद हो जाता है। रिलीज होना बंद हो जाता है, इसका मतलब है ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया जैसे ही ये पीक पकड़ेगा। अब क्या होगा कि अब एक टाइम आएगा कि एस्ट्रोजन जो है उसकी कंसंट्रेशन वो फिर से फॉल होगी। अब वो फॉल क्यों होगी? वो बेसिकली इसलिए फॉल होगी कि ये मैंने पॉइंट आपको दरमियान में जानबूझ के नहीं बताया। एलएच क्या करता है? एलएच, अब गौर करें, एलएच ने दो काम किए। जैसे ही एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ है, या इसको आप यूं कह लें कि जैसे ही एफएसएच की कंसंट्रेशन फॉल हुई है, एफएसएच की कंसंट्रेशन फॉल होते ही एलएच ने पीक पकड़ी, और एलएच के पीक पकड़ते ही जैसे ही एलएच पीक पर आया है, एस्ट्रोजन फॉल कर गया। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन क्यों फॉल हुआ है? बेसिकली क्योंकि अब फॉलिकल रप्चर हो चुकी है बेटा, क्योंकि एलएच ने फॉलिकल को रप्चर करवाना था। गौर करें, एफएसएच ने फॉलिकल की ग्रोथ स्टार्ट करवाई, फॉलिकल मेच्योर हुई। फॉलिकल ने मेच्योर होकर, ये देखें, जब फॉलिकल मेच्योर हुई तो उसने एस्ट्रोजन को क्या करवा दिया? रिलीज करना शुरू किया। एस्ट्रोजन, फॉलिकल मेच्योर होती गई, एस्ट्रोजन बढ़ता गया, एस्ट्रोजन बढ़ता गया, एफएसएच कम होता गया। अब क्या होगा कि जब एक दफा एलएच रिलीज होगा ना, एलएच रिलीज होना शुरू होगा, तो फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगी। फॉलिकल के बर्स्ट होते ही एस्ट्रोजन का लेवल फॉल होगा, और साथ ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज पे होगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज पे होगा और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये रिलीज होता रहेगा। अब एलएच जो है वो अपना काम करके फिर से कम हो जाएगा, रिलीज होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब कि जो है जो एस्ट्रोजन होता है वो मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दोबारा जाएगा एलएच को रिलीज कराने के लिए, जैसे मतलब कि। हाँ, इसको आप यूं कह लीजिए कि एस्ट्रोजन जब एक दफा उसको बंद करवा देता है ना, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि अब एलएच रिलीज करवा दें। अच्छा ठीक है, मतलब कि फिर एलएच रिलीज हो अच्छा, जाता है, हाँ, फिर उसके बाद फिर। अब एलएच रिलीज हो गया, वो एलएच ओव्यूलेशन करवा देगा, और साथ ही प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ओव्यूलेशन हो गई है, प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट बढ़ जाएगी। अब जब तक तो कॉर्पस ल्यूटियम है अपनी जगह पर, प्रोजेस्टेरॉन पीक पर है, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, ये देखें, गौर करें, फॉरन प्रोजेस्टेरॉन का की अमाउंट जो है वो कम हो गई। अब आइए इस सब को सिंक्रोनाइज करते हैं नीचे से। जी बेटा, यहां पर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, एस्ट्रोजन ने क्या किया? उस लाइनिंग को थिक करना शुरू किया, रिपेयर करना शुरू किया। रिपेयर एंड थिक, ये लिखते थे यहाँ पे। ठीक है, ये रिपेयर होना शुरू हुई और थिक होना शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ?
जैसे ही ओव्यूलेशन हुई और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, ये प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ है बेटा, तो प्रोजेस्टेरॉन के ग्राफ को जरा आप इसके साथ जोड़िए, तो इसके अंदर मसल्स भी बढ़ रहे हैं, जरा इस पे गौर करें, इन चीजों पे। मसल्स भी बढ़ रहे हैं और कैपिलरीज भी अब बढ़ना शुरू हो गई है, ये थिक होना शुरू हो गई है, और ये थ्रू आउट द 28th डे ये थिक हो रही है, ठीक है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डेड होगा, प्रोजेस्टेरॉन बंद होगा, इसकी थिकनेस खत्म होगी, ये फॉल कर जाएगी लाइनिंग, और ये फर्स्ट 7 days तक फॉल करती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, अब आप गौर करें बेटा, जिस वक्त एफएसएच रिलीज होता है उस टाइम पर ब्लीडिंग हो रही होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के खत्म होते ही एफएसएच दोबारा रिलीज होगा। ये देखें, इधर से प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो रहा है, उधर से एफएसएच रिलीज हो रहा है। इसका मतलब है इधर ब्लीडिंग शुरू होगी, उधर एफएसएच रिलीज हो जाएगा और अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मतलब कि 14th डे पे वो मतलब कि जैसे कह लें कि 7 मतलब आप 11 से मतलब कि 17th डे के दरमियान अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद 28 डे के बाद वो ब्लीडिंग नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बेटा प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूड रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूड रहेगा और वो सपोर्ट करता रहेगा। इस प्रोजेस्टेरॉन के दो काम होंगे, एक तो वो एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि अब एम्ब्रियो ने एंडोमेट्रियम के पास जाना है। दूसरा, देखें, प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच को रिलीज नहीं होने दे रहा, इसका मतलब क्या है? एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, तो मतलब कि नहीं नहीं वो नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं होगी। अगला एग नहीं बनेगा ना। हाँ, एफएसएच अगला ने, एग ही नहीं बनेगा। हाँ, अगला एग नहीं बनेगा, इसका मतलब है ओके। इट स्टॉप्स फर्दर फॉलिकल स्टिमुलेशन। ये एफएसएच को रोक कर फॉलिकल स्टिमुलेशन रुकवा देता है ताकि अगला एग रिलीज ना हो। तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। क्लियर है? फर्टाइल और इनफर्टाइल बता दिए मैंने आपको। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी फर्टिलाइजेशन। ये पढ़ के ना एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? देखें, जब एक दफ़ा एग आ जाता है ना, तो एग आने के जब स्पर्म आ जाते हैं, तो कई स्पर्म एफर्ट करते हैं। ये देखिए, ये फॉलिकल सेल्स है। जब एक दफ़ा एग रिलीज होता है ना, अब ये एग जो है इस वक्त मौजूद है कहाँ पर? ओविडक्ट में, यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो जब ये रिलीज होता है तो कई फॉलिकुलर सेल्स भी साथ आ जाते हैं। फॉलिकल सेल्स ने एग को प्रोटेक्ट किया होता है। उसके साथ साथ एग के अंदर मजीद शेल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। वो डायग्राम उसमें थी, पता नहीं वो मैंने कहा कि डिलीट क्यों कर दी इसमें से, इस वाली प्रेजेंटेशन में से। इसमें ये होता है कि जो एग होता है ना, उसके इर्द गिर्द कुछ एक और लेयर होती है, जिसको आप कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ये एग को प्रोटेक्ट कर रही होती है, और स्पर्म ने बेसिकली अपने एंजाइम्स के ज़रिए इस लेयर को डिसॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ ना, ये देखिए, ये फॉलिकल सेल्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एग, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एग। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, इसको आप कोरोना रेडिएटा कहते हैं। मैं ज़रा एक दफ़ा आपको प्रॉपर डायग्राम इसकी दिखा दूँ। ओहो, ये देखिए, इसमें देखिए ज़रा कि ये कोरोना रेडिएटा और फॉलिकल सेल्स, ये दो तरह के सेल्स होते हैं एग के इर्द गिर्द। एक ये जो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, जिनकी वो बनी हुई है, एक टिप सी बनी हुई है, टिप, ये जो टिप बनी हुई है ना, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, और दूसरे सेल्स बाकी फॉलिकल सेल्स होते हैं। एग ने जो है, इन जो स्पर्म है उसने इनको क्रॉस करके आना होता है, और उसके अंदर एक और जोन होता है जिसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। हाँ, वो जोना पेल्यूसिडा है जिसको मैंने, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जोना पेल्यूसिडा है। तो बेसिकली नहीं, वो जो होता है आप कह रहे हैं फॉलिकल सेल्स, तो फॉलिकल सेल्स फॉलिकल सेल्स, तो तब तक मतलब कि खत्म नहीं हो गए होते नहीं 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 जब, नहीं नहीं, कुछ तो फॉलिकल सेल्स फिर आगे भी भेजे जाते हैं ना। कुछ फॉलिकल सेल्स फर्दर ओव्यूलेशन में एग के साथ भेजे जाते हैं, एग को प्रोटेक्ट करने के लिए, एग को नरिश करने के लिए।
फॉलिकल सेल्स भेजे जाते हैं साथ, ठीक है। आगे यानी फॉलिकल वहां भी होती है और फॉलिकल यहां भी होती है, ठीक है। यहां पर वो फॉलिकुलर सेल्स कुछ सपोर्ट के लिए आ रहे होते हैं, आए होते हैं। गौर करें, अब फॉलिकल सेल्स प्लस कोरोना रेडिएटा, वो तो है ये रीजन, ये जो आपको हल्का हल्का सा नजर आ रहा है, ये वाले सेल, ये वाले सेल्स भी हैं, ये वाले सेल्स भी हैं, ये फॉलिकल सेल्स भी हैं और कोरोना रेडिएटा के सेल्स भी हैं। इसके अंदर जो ये लेयर है, एक और लेयर, ये बेटा है जोना पेल्यूसिडा, और जो स्पर्म ने असल में डिसॉल्व करनी होती है वो जोना पेल्यूसिडा होता है, ठीक है। इस वाले अगर स्लाइड में आए तो मैंने यहाँ पर, हाँ, स्पर्म ने बेसिकली, अगर मैं इसको एक प्रॉपर शेप दूं तो ये इस तरह बनेगा। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपके पास जो है ये होती है जोना पेल्यूसिडा, जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहा गया। उसके बाहर कुछ सेल्स हैं जिनको आप कह रहे हैं, ये कुछ सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, और इस तरह से जिन जो पॉइंटी एंड्स हैं ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ऐसे, ठीक है। तो स्पर्म ने इन सेल्स को क्रॉस करना होता है, किसी ना किसी तरह इनके बीच में से घुसना होता है स्पर्म में, ठीक है। इनके बीच में से घुस के इसने इस ब्लू लेयर यानी जोना पेल्यूसिडा को इसने वो करना होता है, डिसॉल्व करना होता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन में एंटर होकर जस्ट न्यूक्लियस एग को दे देना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जब एक दफा न्यूक्लियाई मिल गए ना, न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई N+N हो गए, तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन हो गई है। 2N बन गया, जाइगोट बन गया, अब उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ होनी है। अच्छा, एंजाइम्स जो होते हैं स्पर्म के, वो मतलब कि ख़त्म किस चीज़ को करते हैं, मतलब कि कोरोना रेडिएटा को या फिर ये जोना जोना पेल्यूसिडा को, जोना पेल्यूसिडा, मैं वही कह रहा हूँ ना, स्पर्म ने इसको डिसॉल्व करना होता है। तो डिसॉल्व करने का मतलब ही ये है कि इसके ऊपर एंजाइम्स आकर एक्ट करते हैं, वो जो कल हमने डिस्कस किए थे, एक्रोसोमल एंजाइम्स, वो आकर अच्छा इसके ऊपर ठीक है। एक्ट करते हैं, वो इसके ऊपर आकर एक्ट करते हैं और फिर इसको जो है वो डिसॉल्व करते हैं, इसको डिसॉल्व करके आगे आना होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ठीक है। एम्ब्रियो इसके बाद होता है। अच्छा, ये जो है वो हाँ। इम्प्लांटेशन है, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा एक दफ़ा हम एक और काम कर लें। मेरे पास इतनी एनिमेशंस थी, वो सारी गई कहाँ, डिलीट कर दी मैंने, ना करो यार। वो मैंने मेरे ख्याल यूट्यूब से दिखाई थी। चले, वो देखते हैं अभी, थोड़ी देर में देखते हैं, उसको एनिमेशन निकालता हूँ। अभी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करके ना एक और रिकॉर्डिंग करेंगे।